हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एरर्स इन मेजरमेंट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखिए लेसन का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट्स। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने वाले, और जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो गलतियां होगी, यानी कि एरर्स आएगा। तो वो कौन से एरर्स हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उन एरर्स को कैसे करेक्शन किया जाता है, करेक्शन करने के मेथड कैसे होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठ जाओ इत्मीनान से और पूरा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखना। आपका हर एक टॉपिक अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है एरर्स इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट्स, ये जो एरर्स इन मेजरमेंट है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला वाला होगा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर्स। दूसरा जो होगा वो है रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला वाला जो कैटेगरी है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो दूसरा है वो है एरर ड्यू टू imperfection in experimental technique। ठीक है, तीसरा जो है वो है पर्सनल एरर। अब ये एरर क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब मेजरमेंट करते वैल्यूज तो मेजरमेंट में गलतियां होगी। अब ये गलतियां कैसे होती हैं, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हो, ज़रा समझा देता हूँ। जब आप कॉलेज जाओगे या स्कूल में रहोगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। अब हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम फिजिक्स के लैब में जाएंगे। फिजिक्स के लैब में मान के चलो कि आप 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपका, तो 20 स्टूडेंट्स उस लैब में जाएंगे। अब उस लैब में 5 टेबल है जहाँ पर बच्चों को अरेंजमेंट करनी है, तो पर टेबल के यहाँ पर 4 स्टूडेंट को भेजेंगे, तो 5 4 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो 20 स्टूडेंट्स को जब डिवाइड करेंगे तो हर एक टेबल के पास 4 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट के वैल्यूज नोट डाउन करेंगे, तब उनसे कुछ गलतियाँ होगी। और वो गलतियाँ कौन सी है, वो यहाँ पर है। समझे? देखो सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या, एक सिस्टम बनाएंगे, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ पर टेबल है, कुछ सेटअप करेंगे और हम सब लोग मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के अंदर कुछ गलतियाँ होगी एंड दैट इज सिस्टमैटिक एरर्स। देखो सिस्टमैटिक एरर में पहला वाला एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम में ही समझ है, इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का फॉल्टी कंस्ट्रक्शन होने के वजह से जो एरर बनेगा उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिया थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर का फिगर बना लेते। ये है थर्मोमीटर, यहाँ रीडिंग नोट डाउन, रीडिंग दिखने का ये लाइन होती है, यहाँ ये वैल्यूज होते हैं, नंबर्स। चलो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो भी रीडिंग आएगा ये डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर मेजर करना, तो ये टेम्परेचर मेजर करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होती रहेगी तो आपको यहाँ पर रेड कलर का मार्किंग ऊपर चढ़ते हुए नजर आता है। आपने थर्मोमीटर तो देखा होगा, राइट?
अब मैं एक पानी का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं एक बाउल में क्या करूँगा, पानी ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया बाउल, है ना, ये है बाउल। बाउल के अंदर क्या किया है, पानी लिया है, यानी कि वाटर। ये वाटर कैसा है, हॉट है, दिस इज अ हॉट वाटर। इस वाटर का टेम्परेचर मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे करना क्या है, इस पानी का टेम्परेचर को मेजर करना है। तो जो भी ये पकड़ होता है ऐसे थर्मोमीटर को पकड़ने का, वो लाकर हमने क्या किया, पानी के अंदर डिप किए और इसका टेम्परेचर को मेजर किया। तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से लेकर चढ़ते चढ़ते यहाँ तक, इधर तक आ जाएगा, ये पॉइंट तक, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस पानी का। तो टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक वो रीडिंग आपको दिखेगा, और आप नोटबुक में क्या नोट डाउन करोगे, आप बोलोगे पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होना चाहिए जनरली, पर अब क्या हो रहा है, देखो ये जो मैंने ये जो थर्मोमीटर लिया है ना, थर्मोमीटर जिस कंपनी ने बनाई है, जो फैक्ट्री ने बनाई है, वो अंदर की लाइन को तो बराबर बनाई है, लेकिन बाहर का जो नंबर है वो नंबर को गलत प्रिंट कर दिया है। देखो 0 यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 रहने के बजाय 0 को इधर दिखा दिया है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया, और उसके ऊपर क्या है 5 होगा, यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 15। ठीक है, यानी कि 0 का जो लोकेशन है वो चेंज होके यहाँ आ गया है, यानी कि बाहर थर्मोमीटर के बाहर जो नंबर का प्रिंट किया गया वो गलत कर दिया है। अभी आप क्या करोगे, थर्मोमीटर को लाकर इसके अंदर डीप करोगे, और जब इसका टेम्परेचर आप मेजर करोगे तो मेजरमेंट कहाँ तक दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा, लेकिन कितना है इधर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप रीडिंग क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बाउल में जो पानी है उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, मतलब गलत आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है, पर हम मेजर कितने कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है। और ये गलती, ये एरर किसके वजह से आ रहा है, इस इंस्ट्रूमेंटल के वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स को गलत कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ गए आप मेरी बात को, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बढ़िया, एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे पॉइंटर इन वेइंग बैलेंस इन लैबोरेटरी। मतलब क्या, जब हम फिजिक्स के लैब में हैं तो फिजिक्स के लैब में यहाँ पर एक वेइंग मशीन है। मैं वेइंग मशीन का फिगर थोड़ा निकाल के दिखा देता हूँ समझने के लिए। ऐसा है, और यहाँ पर ये वेट पैन है, जिसके ऊपर कुछ वेट रखेंगे तो उसका कितना वेट है वो पता चलेगा। और यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 ग्राम है, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई वेट हमने नहीं रखा है, तो 0 ग्राम दिख रहा है। अब मान के चलो कि मुझे कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है ना, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, लाइम पाउडर है। लाइम पाउडर मतलब चूना है, चूने का पाउडर है, राइट, दिस इज अ चूना। अब चूने को आप क्या कर रहे हो, आप इसका वेट मेजर करने वाले हो। समझ के चलो कि इसका वेट कितना है, इसका वेट है 50 ग्राम। अब जब 50 ग्राम का चूने का पाउडर मैं यहाँ लेता हूँ, चलो इधर दिखा देता हूँ कि दिस इज अ चूना, दिस इज अ पाउडर। ये पाउडर को लाके जब आप यहाँ रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 50 ग्राम। आना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन समझो कि जो आपने ये मशीन लिया है, ये मशीन वेट रखने से पहले ही 20 ग्राम दिखा रहा है, पहले से ही। उस पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर पहले से 20 ग्राम दिखा रहा है। अब अगर आप इसको ले जाकर आप यहाँ रखोगे तो कितना वेट दिखाएगा, ये है कितना, ये 50 ग्राम का है ना।
जब आप वहां रखोगे तो ये 50 ग्राम और पहले से 20 ग्राम कितना दिखाएगा, 70 ग्राम दिखाएगा। यानी कि जब आप रीडिंग लिखोगे तो आप वहां पर कितना लिखोगे, 70 ग्राम लिखोगे, क्योंकि आपको यहां पर 70 ग्राम दिखेगा, 70 ग्राम। समझ गए? ये गलती किसके वजह से हो रही है, ये गलती इस इंस्ट्रूमेंट का गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग पहले से 00 पे रहता तो जो आंसर आता वो सही आ जाता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पहले से ही गलत रीडिंग दिखा रहा था, 20 ग्राम एक्स्ट्रा पहले से ही दिखा रहा है। ऐसे में जो भी आप वेट रखोगे उसका रीडिंग गलत आएगा। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि 50 ग्राम है करके, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी थोड़ी आपको पता रहेगा, तभी आपको इसका कितना वेट है पता ही नहीं है। आप ले जाकर यहाँ रखोगे, आपको वहां दिख रहा है 70 ग्राम, आप 70 ग्राम लिख लोगे, बट एक्चुअल में इसकी वेट कितनी है, 50 ग्राम। मतलब एरर आ रहा है कि नहीं, गलतियां हो रही है ना। और ये गलती किसके वजह से हो रही है, इस इंस्ट्रूमेंट के गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। समझ गया आप मेरी बात को, क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट कौन सा एरर है, एरर ड्यू टू, ये सेकंड वाला एरर ना। देखो सेकंड वाला एरर है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब होता क्या है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सबको क्या करना होता है, सेटिंग करनी होती है, कनेक्शन करना होता है, ये जगह पे सेटअप बनानी होती है, और उसके बाद ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये एरर कैसे बनते हैं, जो सेटअप हम बनाते हैं वो सेटअप अगर हम गलत बनाएंगे तो उसकी वजह से जो वैल्यूज आएगा, जो मेजरमेंट रीडिंग आएंगे वो गलत आएंगे, एंड उस एरर्स को कहते हैं इम्परफेक्शन ड्यू टू एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि सेटअप। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो कि मैंने लिया यहां पर एमीटर, दिस इज एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ये एमीटर बताएगा। एमीटर का फिगर निकाल लेता हूं। देखो यहां पर ठीक है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 है, इधर 10 है, 15 है, यहाँ 20 है, और ये मिली एम्पेयर में दिखा रहा है। समझो ये पॉइंटर है। अब शुरुआत में कहाँ पर दिखाएगा, 0 पे दिखाएगा। और एक है एमीटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। अब इसका सिंबल हम टेक्स्ट बुक में कैसे देखते हैं, टेक्स्ट बुक में कुछ हम ऐसे देखते हैं। एमीटर का देखो इसका सिंबल ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हम अगर करंट मेजर करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, एमीटर को कनेक्शन करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्शन है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव से कनेक्शन होगा। यहाँ लगा दिया स्विच, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए बल्ब लगा दिए। देखो इसका सही कनेक्शन क्या होता है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्शन होना चाहिए, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्शन रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर स्विच ऑन कर दूंगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर के लिए मैंने यहाँ से करंट को पास कराया 5 मिली एम्पेयर का। जब 5 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से पास होगा तो ये जो एमीटर है वो एमीटर ये है, तो इस एमीटर में रीडिंग क्या दिखाएगा, अब पहले 0 पे था ना, तो जैसे ही 5 मिली एम्पेयर का करंट पास होगा तो ये रीडिंग कहाँ दिखाएगा, ये रीडिंग दिखाएगा 5 पे, मतलब शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। ये पहला ऐसा था, शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और 5 मिली एम्पेयर का रीडिंग आपको यहाँ पर दिखेगा। करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब क्या होगा, ब्लो होगा, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने गलत कनेक्शन कर दिया। कैसे, देखो एमीटर का पॉजिटिव को है ना बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया हमने, और एमीटर का नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया ऐसे।
ऐसे इस तरह गलत कनेक्शन कर दिया, एमिटर का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से और एमिटर का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से गलत कनेक्शन कर दिया। अब ऐसा गलत कनेक्शन करेंगे तो जो उसका रीडिंग आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि गलत आएगा, राइट। वो रीडिंग है ना ऐसा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि गलत रीडिंग आएगी, गलत वैल्यू आएगा। और ये किसके वजह से हो रहा है? हमारा सेटअप के वजह से हो रहा है। हम गलत सेटअप किया इसके वजह से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, देखो। एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेजुएटेड ट्यूब। ग्रेजुएटेड ट्यूब। अब ये ट्यूब क्या होता है? इस ट्यूब में किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। अब मैं ट्यूब का आपको फिगर बना के दिखाता हूं, देखिएगा। ये ट्यूब का फिगर है। अब यहां पर 0 होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 1 2 3 4 5, ठीक है। यह मान के चलो 0 है, इधर है 5, इधर 10, इधर 15 और इधर 20। और ये जो भी रीडिंग है ये मैं ml में ले रहा हूँ, तो 10 ml 15 ml और 20 ml ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो मान के चलो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और उसमें मुझे पानी चाहिए और पानी का वॉल्यूम चाहिए 15 ml चाहिए, 15 ml चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है इसको यहाँ पर प्रॉपर सेट कर देंगे, सीधा सेट कर देंगे और पानी भरेंगे। 15 ml का पानी यहाँ तक आ गया। आने के बाद हम यहाँ से ये नॉच खोल देंगे और पानी नीचे निकालकर बाउल में लेकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखो, जब आप इसमें पानी का वॉल्यूम मेजर करोगे तो ये ट्यूब कैसा रहना चाहिए? एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन पे रहना चाहिए। लेकिन आप वर्टिकल पोजीशन पे रखने के बजाय आप ऐसे रख दिया, समझो किसी एंगल में ऐसा सेट करके रखा है या कहीं ऐसे सेट करके रखा है, तो जो पानी का वॉल्यूम आने वाला है वो गलत आ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी कि हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए? वर्टिकल स्ट्रेट रहना चाहिए। पानी का जो भी वॉल्यूम आएगा वो हम ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमने गलत सेट करके रखा है ऐसे ऐसे, तो जो वैल्यू आएगा वो हम गलत नोट डाउन कर लेंगे। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट? किसके वजह से एरर आएगा? हमारा सेटअप के वजह से। अगर हम प्रॉपर सेटअप करेंगे तो प्रॉपर रीडिंग आएगा, गलत सेटअप करेंगे तो गलत रीडिंग आएगा। सो इंस्ट्रूमेंटल के सेटिंग की गलती के वजह से जो एरर आएगा दैट इज दिस एरर। क्लियर हो गई? चलो, अभी हमने यहां पर 2 एरर देख चुके हैं। तीसरा वाला एरर क्या है? पर्सनल एरर। अब ये एरर कैसे आता है? देखो, नाम में ही काफी है, पर्सनल, यानी कि पर्सन की वजह से एरर आता है। कैसे? अब जरा देखो, मैंने पहले बताया था कि एक टेबल के यहां पर कितने स्टूडेंट थे? 4 स्टूडेंट थे, यानी कि 4 स्टूडेंट का ग्रुप था। अब ग्रुप में एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो सारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट में अच्छे से कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, क्या रीडिंग है वो प्रॉपर लेना चाहिए। लेकिन वो इंसान केयरलेस परफॉर्म करेगा, समझो, यानी कि लापरवाही करेगा और गलत रीडिंग अपनी लापरवाही की वजह से अगर नोट डाउन कर लिया तो जो एरर आएगा वो है पर्सनल एरर। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है कि यहां बोल सकता हूं कि केयरलेसनेस ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो अगर लापरवाही करेगा ऑब्जर्वेशन करने में और जो वैल्यू वो ले लेगा वो होगा गलत रीडिंग, यानी कि पर्सनल एरर। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि लेट्स से एक समझा देता हूं। पहले आप एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को आपको किससे मेजर करना है? रूलर से। रूलर पता है ना, पट्टी, स्केल जो येलो कलर की आती है वो रूलर है, ठीक है। यहां हम दिखा देते हैं, यहां 0 हो गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसका रीडिंग है, ठीक है। अब यहाँ मेजर कर रहे हो कि यहाँ 1 यहाँ ले लिया मैंने 1 और यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3, ठीक है। 3 कहाँ पर है? इधर है। अब आप क्या कर रहे हो? स्केल लिए हो, आप मेजरमेंट कर रहे हो। जब आप वो रूलर लेके मेजरमेंट करते हो तो आपको ऐसे ऊपर से डाउन की तरफ देखना होता है और कितना लेंथ आ रहा है वो प्रॉपर नोट डाउन करना होता है।
लेकिन सोचो कि आप टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर चेयर भी कहीं रहेगा, कुर्सी, अब वहां बैठे हो और आप ऐसे ऐसे थोड़े एंगल में देख रहे हो। जब एंगल में देखोगे तो आपका रिलेटिविटी के वजह से आप गलत नोट डाउन कर लोगे, गलत मेजरमेंट ले लोगे। तो वो किसका एरर है? पर्सन की वजह से आया है ना, एंड दैट्स वाई पर्सनल एरर। ठीक है, तो अभी हम तीन चीजें समझ चुके, तीन एरर देख चुके। सिस्टमैटिक एरर के तीन थे, इंस्ट्रूमेंटल और इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या सेटअप, एंड दूसरा है पर्सनल एरर। ये तीनों एरर आ रहे थे। ये एरर किसके वजह से? इंस्ट्रूमेंट का गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से आ रहा था, दूसरा हमारा सेटिंग गलत करने की वजह से आ रहा था, तीसरा हमारी लापरवाही की वजह से आ रहा था। अब समझ के चलो कि एक काम करते हैं, हम ये एरर नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे? हम सही इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे जो सही है, दूसरा हम प्रॉपर सेटिंग करेंगे, तीसरा हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ध्यान से एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम तीनों भी करेक्शन कर लिया, मतलब तीनों एरर अभी आएगा भी नहीं, ये एरर बंद कर दिया। फिर भी एरर आने का चांसेस है, और ये तीनों करेक्शन करने के बाद भी जो एरर आता है उसे कहते हैं रैंडम एरर्स। क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स। अब ये एरर कब आएगा? देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिजिक्स के लैब में जाओगे, यानी कि रूम में जाओगे। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। दूसरा, अगर आप जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां का एयर मीडियम का प्रेशर चेंज हो गया, क्योंकि चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर ऑफ द एयर, चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, या जिस रूम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एग्जांपल के लिए ऐसे कंसिडर करो कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो करंट का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको वहां पर क्या चाहिए? पावर सप्लाई चाहिए, और पावर सप्लाई में कोई वोल्टेज अगर चेंज हो गया तो उसके वजह से जो आपका वैल्यूज आएंगे, जो मेजरमेंट की रीडिंग आएगी वो गलत आएगी, यानी कि चेंज इन वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, है ना, जो पावर सप्लाई हो रही है उसके वोल्टेज में कुछ चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस है ये हमारे हाथ में नहीं है, समझा क्या? ये चेंजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब हो सकता है वहां पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त आसपास में एनवायरनमेंट का प्रेशर, टेम्परेचर, वहां की और भी कुछ चीजें, वहां की डेंसिटी, कुछ ना कुछ चेंज होगा, जिसके वजह से भी हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसमें एरर्स आ सकता है, वहां पर गलतियां हो सकती है, और वो गलतियां होगा। तो फिर उन गलतियों को हम कैसे करेक्ट करें? तो देखो, उन गलतियों को हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन उन गलतियों को कम जरूर कर सकते हैं, और जो कम करने का मेथड है वो मैं आपको अभी आगे पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो देखो अभी हम देखेंगे कौन सा तरीका है जिससे हम एरर्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम समझते हैं कि एरर्स को कैसे कम किया जाए, है ना। तो पहले क्या करेंगे, लेट्स से मैं किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहा हूं, और जब मैंने पहली बार मेजर किया तब उसकी वैल्यू आ गई 4.5, फिर मैं दूसरी बार मेजर करूंगा तो वैल्यू आ रही है 4.6, फिर तीसरी बार मैंने मेजर किया तो वैल्यू आ गई 4.7। ऐसे मैंने 3 बार मेजरमेंट लिया और तीनों बार जो वैल्यूज आई वो थोड़े थोड़े डिफरेंस से अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, और कभी कभी सेम भी आ सकता है। फर्स्ट वाला जो आया, सेकंड वाला दूसरा आ गया, तीसरा वाला वापस फर्स्ट वाले के जैसा भी आ सकता है। पर इतना पक्का है कि जब मैं 3 बार मेजरमेंट किया तो तीनों बार वैल्यूज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा है। तो फिर मैं उस ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या कंसिडर करूं? क्या मैं ये कंसिडर करूं? क्या मैं ये कंसिडर करूं? कौन सा ले लूं? क्या मेरी मन पसंद के नंबर ले लूं? नहीं चलेगा ना ऐसे। तो क्या करना चाहिए, इन तीनों वैल्यू का एवरेज निकालना चाहिए,
और जो एवरेज है वो वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का लेंथ वो वैल्यू होगा। और इस तरह हम एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। करेक्ट पूरा नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। समझा? जो को ये पहला वाला वैल्यू है ना, इसको हमने A1 कंसिडर कर लिया, इसको हम A2 मान लेते और इसे हम A3 मान लिया। तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐड किया अपॉन कितने हैं ये, 3 है तो 3, 1 2 3 है ना, तो नीचे 3 लिखा। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन वैल्यूज का एवरेज आएगा। और एवरेज को हम क्या बोलेंगे, मीन कहेंगे, मीन। और इस वक्त ये जो मीन वैल्यू है वो मीन वैल्यू कितना आएगा, देखो 4.5 प्लस 4.6 प्लस 4.7, ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दिया। अपॉन कितना, 3 है, तो इसका आ जाएगा 7 प्लस 6 13 और 5 18, 1 कैरी होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 13.8 अपॉन 3 कितना आएगा ये 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, यानी कि ये आ रहा है ए मीन वैल्यू कितना आ रहा है, 4.6 आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज है इन्हें कहते हैं मेजरमेंट वैल्यूज। क्या है, मेजरमेंट वैल्यूज है, क्योंकि मैंने 3 बार मेजरमेंट किया था, तो जितनी बार मैं मेजरमेंट कर रहा हूं और जो वैल्यूज आ रही है उन्हें कहते हैं मेजरमेंट वैल्यूज। लेकिन मैं उन वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू कंसिडर करूं, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसका रिजल्ट मैं क्या कंसिडर करूं, मैं ये कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो जो मैंने कंसिडर किया वो वैल्यू कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4.6। समझ रहे हो आप? इस तरह हम एरर्स को कम कर सकते हैं, पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। दिस इज, इससे एक बात समझा कि आप ना तो एकदम पहले वाला ले लो, ना तो आप एकदम बाद में वाला ले लो, आप सबके बीच में एक एवरेज वाला ले लो, वो है इसका मीनिंग। क्लियर हो गई? चलो अभी तो मैंने 3 बार मेजरमेंट किया, इसलिए मैं 3 रीडिंग लिखा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे मेजरमेंट कर सकता हूं तो जनरल फॉर्मूला बनाना होगा कि नहीं, यहां पर तो फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, इसी को कहते हैं अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अरिथमेटिक मीन कहूं, मीन वैल्यूज कहूं, एक ही मतलब हुआ, तो कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, चलो अभी यहां पर 3 मेजरमेंट लिया था इसलिए 3 बार लिखा मैंने। लेकिन अगर मैं बहुत सारे मेजरमेंट लूं, यानी कि n नंबर ऑफ मेजरमेंट लूं, तब कैसे बनाऊंगा? तभी मैं मीन वैल्यू का फॉर्मूला बनाऊंगा, अरिथमेटिक मीन, या फिर इसे क्या कहते हैं, मीन वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते कहां तक, AN तक लूंगा। बहुत सारे मेजरमेंट कर रहा हूं इसलिए AN अपॉन, अब n नंबर ऑफ मेजरमेंट है इसलिए n। इधर क्या था, 3 बार मेजरमेंट किया था, 1 2 3, इसलिए यहां पर 3 आया। ऐसे बहुत सारे रहेंगे इसलिए यहां पर n, और इसे हम क्या बोलेंगे, मीन, अरिथमेटिक मीन। तो यहां देखो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये n को जरा साइड में ले लेता हूं, बाकी जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 करते करते AN तक गया। ठीक है, 1 अपॉन n। इसका हम क्या करेंगे, देखो इन सब में क्या है, प्लस प्लस है, मतलब एडिशन है, सम है, तो सम्मेशन का सिंबल दे दिया। और ये क्या है, 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर है, तो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तो i इज इक्वल टू 1। कहां तक रहेगा, ये n नंबर तक रहेगा, तो n तक रहेगा। और यहां लिख देंगे हम ai। जरा देखो i इज इक्वल टू 1, मतलब i के जगह पे 1 पुट करो, a1 आ जाएगा। i इज इक्वल टू 2, i के जगह पे 2 पुट करो, a2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3, a3 आ जाएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो यहाँ पर n, an आ जाएगा। तो a1 a2 a3 ऐसे n तक जाएगा। और इन सबका क्या है, एडिशन है, सम एडिशन है ना, तो समेशन का सिंबल देखो, एडिशन है तो समेशन का सिंबल, और ये बन गया उसका फॉर्मूला। तो ये मीन वैल्यू का, यानी कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझा? ये है कॉन्सेप्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो जो मैंने पहली बार मेजरमेंट लिया वो मेजरमेंट की वैल्यू, और जो मैंने कंसिडर किया वो वैल्यू,
जो मैंने फाइनल रिजल्ट को घोषित किया वो वाला वैल्यू और पहली बार जो मैंने मेजरमेंट लिया वो वाला वैल्यू, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया? मीन, है ना? और आपने पहला क्या लिया था? ये, यानी कि आपने इसको राइट मान लिया ना, राइट कंसिडर कर रहे हो, और इसको तो आपने लिया नहीं, मतलब ये एरर है। इसका एरर कितना आ रहा है इससे? तो पहले मेजरमेंट का एरर मीन के साथ कितना आ रहा है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर A1। A1 के लिए कितना एरर आ रहा है? तो कितना आएगा देखो, इसे हम लिखेंगे डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मीन माइनस A1। देखो ये मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे मान के चलो कि मैंने यहां पर 2 लिखा तो बाहर आके 2 रहेगा, अगर -2 है तो भी बाहर आके 2 होगा। मतलब अंदर के जो साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो वैल्यू कितना है वो ये बाहर देता है, इसलिए इसे कहते मैग्नीट्यूड या फिर मॉड कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा का मतलब क्या? चेंज, एरर बता रहा है। तो A1 के लिए कितना एरर है? तो मॉड ऑफ A मीन माइनस A1। जरा चेक कर लेते, देखो ये अपना मीन है और ये पहला मेजरमेंट का वैल्यू है। तो देखो मीन का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 4.6 आया। तो 4.6 माइनस पहले वाले मेजरमेंट का वैल्यू कितना है? 4.5 है ना? तो अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4.6 में से 4.5 जाएगा तो 0.1, और ये मॉड में है, मॉड के बाहर आएगा तो 0.1, यानी कि एब्सोल्यूट एरर फॉर A1 कितना आ रहा है? 0.1। मतलब फर्स्ट टाइम जो हमने मेजरमेंट किया उसकी वैल्यू और हमारा जो फाइनल रिजल्ट का वैल्यू है उसमें कितना डिफर कर रहा है? 0.1 का डिफर कर रहा है। तो मैं यहां लिख के रख लेता हूं कि डेल्टा A1 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। मैं ये जगह खाली कर देता हूं, यानी कि रफ करता हूं, ताकि मैं थोड़ा फॉर्मूला बना सकूं, मुझे जगह मिल सके, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। दूसरा वाला एब्सोल्यूट एरर फॉर, एब्सोल्यूट एरर फॉर A2 के लिए कितना रहेगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा A2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मीन माइनस A2, ठीक है। कैसे निकालोगे आंसर? इसका कितना आया था? 4.6, इसका भी कितना आ रहा है? 4.6। देखो दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है ना? तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? 0.00, यानी कि डेल्टा A2 कितना आ रहा है? 0.00, यानी कि एब्सोल्यूट एरर फॉर A2 0.00। इससे क्या समझा? सेकेंड मेजरमेंट की वैल्यू और हमारा फाइनल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेकेंड वाला आया था वही हमारा कंसिडरेबल वैल्यू है, ये पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा वाला क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर A3, थर्ड वाले के लिए कितना है? तो सेम फॉर्मूला, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A मीन माइनस A3। अब A मीन कितना आ रहा है? यानी कि अर्थमेटिक मीन आ रहा है 4.6, तो यहां पर 4.6, और A3 कितना आ रहा है? 4.7 है, तो ये है 4.7 मॉड। अब 4.6 है, 4.7 है, 4.7 बड़ा है उसमें से जाएगा तो माइनस 0.1, अब मॉड है तो ये नंबर बाहर आके क्या रहेगा? 0.1 ही रहेगा। दिस इज डेल्टा A3। तो यहां हम समझ गए कि एब्सोल्यूट एरर फॉर A3 कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। क्लियर हो गई? इस तरह हमने थर्ड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। ऐसे मैं अभी इस वाले केस में 3 बार मेजरमेंट किया था, इसलिए तीनों का निकाल के दिखाया। ऐसे हम और भी टाइम मेजर करेंगे, यानी कि n नंबर करेंगे, तब फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर फॉर an, यानी कि nth नंबर वाले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। तो क्या लिखोगे? डेल्टा an, सो मॉड ऑफ A मीन माइनस an, ये आएगा। क्लियर हो गई? ऐसे फॉर्मूला बना लोगे। देखो हमने 3 बार मेजरमेंट लिया
तो तीनों का मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये निकाले। और ये क्या थे, वैल्यूज थे ना, तो वैल्यूज हमने ये निकाल ली, उसका मीन निकाल लिए। इधर देखो हम वैल्यूज का क्या निकाले, मीन निकाले, इसलिए मीन वैल्यू आ गया। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स है। तो इन एब्सोल्यूट एरर का भी क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, मतलब मीन निकालेंगे। तो अब टॉपिक क्या बन रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम वैल्यूज के मीन निकाले इसलिए मीन वैल्यू कहा। अभी हम एब्सोल्यूट एरर के मीन निकाल रहे इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन का मतलब एवरेज। तो इसको दिखाते हैं डेल्टा ए मीन करके दिखाते हैं। तो यहां लिखेंगे देखो डेल्टा ए मीन, फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला वाला डेल्टा A1, दूसरा वाला डेल्टा A2, तीसरा वाला डेल्टा A3, ऐसे करते करते हम n नंबर तक निकालेंगे तो डेल्टा AN अपॉन कितने वैल्यूज है ये, n नंबर है तो n। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, A मीन, देखो ये n साइड में आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे करते करते डेल्टा AN तक जाएगा। और इसका 1/n पहले जैसे बताया था, सबका प्लस है तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और डेल्टा AI। ठीक है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसका फॉर्मूला बन गया। तो अभी हमने क्या पढ़े, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो मीन वैल्यू यानी कि अरिथमेटिक मीन, और दूसरा क्या पढ़े, मीन एब्सोल्यूट एरर। हम दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब इन फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज आपने देखा है वो वैल्यूज को एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला मेजरमेंट का वैल्यू था 4.5 आया, दूसरे वाले का 4.6, तीसरा वाला 4.7, और इनका जो मेन वैल्यू आया था वो था 4.6, ये हमने यहाँ देखा। ठीक है, चलो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनका भी मीन निकालेंगे और ये भी चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, चलो यहाँ ऑलरेडी इसका निकाला हुआ है तो रखता हूं, मैं इसको निकाल लेता हूं। थोड़ा रफ करने में टाइम जाता है, हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है और रफ भी जल्दी जल्दी नहीं होता क्योंकि कपड़े के वजह से। देखो एक काम करते हैं, अभी क्या निकालेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या था, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन 3, क्योंकि मैं तीनों का निकाल रहा हूं, इन तीनों का। अब इनका तो हमारा मीन निकल गया ना, ये वैल्यूज का मीन था, और ये कौन है, ये एब्सोल्यूट एरर्स है, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, यानी कि इसका एब्सोल्यूट एरर, दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर और A3 का एब्सोल्यूट एरर। तो इन तीनों का एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं इनका मीन निकाल रहा हूँ, जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है ना तीन वैल्यूज के, उनका निकाल रहा हूँ। तो डेल्टा A1 क्या था, 0.1, 0.00 और 0.1 आ रहा है, अपॉन 3 करो। तो देखो इनको ऐड किया तो 0.1 प्लस 0.1 आ गया 0.2, अपॉन क्या है 3 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 0 और ये 0 आ जाएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा ऐसे। तो अब क्या करेंगे, देखो ऐसे चलता रहेगा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, लास्ट का नंबर 5 या 5 से अगर बड़ा रहेगा तो उसको निकाल कर पहले वाले नंबर को बढ़ा देते हैं, ये रूल्स हम पढ़ते हैं क्या। तो ये 6 है, इसको हटाकर क्या कर दिया, इसको 7 कर दिया। ठीक है, अब ये 7 वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसे हटा देंगे और इसको 7 कर देंगे, इसको हटा दिया, इसको 7 कर दिया, और हमने बस इतना ही नंबर रखेंगे। हमें 4 डिजिट चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक रख लिया, और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये आ गया, समझ गए। तो यहाँ हमने मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यूज निकाल के दिखा दिया और मीन वैल्यू भी हमने निकाले। अब यहाँ समझते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, वो क्या है जरा देखो। देखो ये जो वैल्यूज आप निकाले थे, आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर कर रहे थे।
तो उस मेजरमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। हमने पहली बार मेजरमेंट किया, ये वैल्यू आया, दूसरी बार मेजरमेंट किया, ये वैल्यू आया, तीसरी बार मेजरमेंट किया, ये वैल्यू आया। उस मेजरमेंट का, उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लेंथ कौन सा है ये हमें पता नहीं है। फिर हमने क्या किया, उस एग्जैक्ट लेंथ पता नहीं है तो एक काम किया, उसका एवरेज निकाला, ये वाला वैल्यू, और हमने ये माना कि उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो ये होगा। ये हमने माना क्योंकि हमने एवरेज निकाले, लेकिन एग्जैक्ट कितना है ये अभी भी पता नहीं हमें। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, समझो ये ऑब्जेक्ट, अब इसका कोई लेंथ हमने मेजर किया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगा ना उसे कहते हैं ट्रू वैल्यू। क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू, या फिर उसे कहोगे एक्चुअल वैल्यू। समझ में आ गया मेरी बात को? तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा उसका वो अभी भी हम नहीं बता सकते, पर हम इतना बोल सकते हैं कि किसके किसके बीच में रहेगा ये बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, हमने ए मीन निकाले और उसमें से मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस कर देंगे। ए मीन कितना आ रहा था? 4.6 और मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.067। इसको सॉल्व करते हैं। 4.6 मतलब कुछ नहीं है तो बाजू में 0 0 होते हैं, और ये वाला वैल्यू 0.067। तो यहाँ पर 10 में 7 गया तो 3, या 9 में से 6 गया तो 3, और ये होगा 5। यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 4.533 आ रहा है। ये क्या है? ए मीन माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका आया। ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों वैल्यू लिया। इसका आंसर कितना है? 4.6 है, तो हमने 4.6 रखा। प्लस है ना, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.067 आ रहा है ना। अब इनका एडिशन करना है। 4.6 है, कुछ नहीं मतलब बाजू में 0 0 रहते हैं, है ना। और यहाँ कितना है? ये 0.067 आ रहा है। ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 4.667, तो कितना आएगा? 4.667 आएगा, राइट। ये आंसर आ रहा है। अब जरा देखो, इसको और छोटा करना है तो क्या करोगे आप? यहाँ पर देखो ये 7 है, अब 7 5 से बड़ा है ना। तो इसको हटाकर क्या करोगे आप? इसको हटाकर यहाँ पर 7 कर दोगे तो 4.6 ये हट जाएगा और ये 7 हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो इसे और हटा दो। यहाँ पर देखो 7 है यानी कि 5 से बड़ा है। एक रूल क्या पता है क्या? लास्ट में नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा ना तो उसको हटा देना होता है, और उसके पहले वाला जो नंबर है उसको एक नंबर इंक्रीज करना होता है। तो ये 5 से बड़ा है तो इसको हटा दिया हमने, और 6 का क्या कर दिया? 7 कर दिया। तो कितना आ रहा है? 4.7 आ रहा है। समझा? तो ये है ए मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ रहा है। इसका भी जरा देखो, 4.533 है, लेकिन लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो उसको ऐसे निकाल दो, मतलब उसको निकाल दो ऐसे। समझा? यानी कि ये निकल जाएगा, और ये भी 5 से छोटा है तो ये भी निकल जाएगा। कितना नंबर आ रहा है? 4.5 आ रहा है। तो अब एक बात समझ लीजिए मेरी बात, आपको यहां पर ए मीन का वैल्यू आ रहा है 4.5, मतलब अराउंड क्या बोल रहे थे? 4.533, और ये वाला नंबर कितना आ रहा है यहां पर? 4.7। अराउंड कितना आ रहा था? 4.667। तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। इन दोनों वैल्यू के बीच में जो नंबर आएगा ना, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ट्रू वैल्यू होगा। यानी कि इतना पक्का कह सकता हूं कि ट्रू वैल्यू कहां पर होगा? सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे बड़ा वाला नंबर। सबसे छोटा वाला नंबर कैसे आया? ए यानी कि अर्थमेटिक मीन माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला नंबर। और ये बड़ा वाला वैल्यू कब आ रहा है? अर्थमेटिक मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला।
सबसे छोटा नंबर तब आएगा आपके एवरेज वैल्यू में से मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा सबसे छोटा होगा। बड़ा कौन होगा? मीन वैल्यू में से मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दोगे तो जो आएगा वो फाइनल आएगा। स्टार्ट ये एंड ये, इनके बीच में जो नंबर आएगा वो नंबर ट्रू वैल्यू के लिए होगा। यानी कि ट्रू वैल्यू कहां पर होगा? इसके और इसके बीच में आएगा। सो आई कैन इजीली से दैट द ट्रू वैल्यू कुड बी इन बिटवीन दिस एंड दिस। सो अभी नोट डाउन कर लो, नोट लिख देता हूं, यहां बताता हूं कि ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए का जो ए दिख रहा है क्या, इनका जो एक्चुअल वैल्यू है कहां रहेगा? वो कुड बी इन बिटवीन ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। ठीक है, ये है इसका नोट जो मैंने पढ़ाया, उसका मतलब है, मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू आने वाला है, ये जो हम मेजरमेंट ले रहे थे क्या निकालने के लिए? उसका एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए। वो एक्चुअल तुम्हें पता नहीं चला है, पर वो होगा कहां पर? इसके और इसके बीच में ही आएगा। इससे क्या समझा? जो ट्रू वैल्यू आने वाला है ना, वो 4.5 से कम नहीं हो सकता और 4.7 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यहां पर वैल्यू कितना है? 4.7 आ रहा था। यानी कि जो भी वो लेंथ है, वो लेंथ का वैल्यू इससे कम नहीं आ सकता और इससे ज्यादा नहीं आ सकता। जो भी आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। बस ये बात याद रखना है। तो जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम दोगे और आपको 3 मेजरमेंट वैल्यूज दिया रहेगा और उसमें बोलेंगे कि ट्रू वैल्यू कौन सा होगा, नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में 4.5 से कम वाले भी दिए रहेंगे और 4.7 ज्यादा वाला भी दिया रहेगा, और एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो 4.5 और 4.7 के बीच में आने वाला नंबर होगा। तो समझ जाओ वो है ट्रू वैल्यू। क्लियर हो गई मेरी बात? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सो फाइनली हमने यहाँ टॉपिक कवर जो किए हैं वो कौन से हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने देखा अरिथमेटिक मीन देखे, जिसे हमने बताया कि ए मीन। दूसरा हमने देखा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हमने बताया डेल्टा ए मीन करके। अभी जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव एरर, और इसका फॉर्मूला होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन, ये होगा। और इसके बाद वाला होगा परसेंटेज एरर। फोर्थ वाला क्या है? परसेंटेज एरर। इसको कुछ जगह पे ऐसा भी लिखते हैं, परसेंटेज एरर करके। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है यही जो रिलेटिव एरर आ रहा है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100 कर लो, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। बस ये 4 फॉर्मूले हैं, आपको इतना समझना है तो एरर का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब एक काम करते हैं, देखो आपको एरर हमने पढ़ा दिया, पर सवाल ये कि हमें सॉल्व करने को आना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये सवाल बन जाएगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक का है, उसको मैं सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला देख के रख लो क्योंकि आगे फॉर्मूला काम आने वाला है और हमें सॉल्व करना है। चलो सवाल लेते हैं हम। यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर measured repeatedly yields
वैल्यूज 5.63 मीटर, 5.54 मीटर, 5.44 मीटर and 5.40 मीटर and 5.35 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वैल्यूज आए। आपको सवाल क्या पूछा है? डिटरमाइन पहला वाला पूछा है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस, ये आपको पूछा है। दूसरा वाला क्या पूछा है? दूसरा वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये पूछा है। तीसरा वाला जो होगा वो पूछा है रिलेटिव एरर एंड चौथा वाला पूछा है परसेंटेज एरर। ठीक है, देखो याद रखो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रेडियस मतलब ये पूछा है कि मीन वैल्यू, क्या मीन वैल्यू पूछा है, यानी कि हमें निकालना है ए मीन निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या निकालना है? डेल्टा ए मीन निकालना है। और बाकी रिलेटिव एरर ये तो आपको पता है, ये सब निकालना है हमें। एक एक करके सॉल्व करते चलो। सबसे पहला क्या करेंगे, हम मान के चलते कि लेट A1 कितना है? 5.63 है। A2 है 5.54 है, ये मीटर में है सब। A3 कितना है? 5.44 मीटर है। A4 जो है वो 5.40 मीटर है, यहाँ लिखा है 5.40 मीटर। और A5 क्या है? 5.35 मीटर है। इन सब का मीन निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 A3 A4 प्लस A5 अपॉन कितने रीडिंग्स है? 1 2 3 4 5 है ना, तो 5। ए मीन इज इक्वल टू A1 है 5.63, 5.54, 5.44, 5.40 और 5.35 अपॉन 5 हो गया। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो इधर ही कर लेते। क्या है? 5.63, 5.54, 5.44, 5.40 और 5.35 है ना। यहाँ पर 4 4 8 प्लस 3 कितना? 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, यहाँ 1, यहाँ ये 11 और 15 19 20 23, तो यहाँ 2, यहाँ पर कितना? 5 5 25 प्लस 8 27 हो गया। तो यहाँ आ जा रहा है इधर 27.36 अपॉन क्या? 5। सो नाउ आगे 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 3 3 रहेगा, 5 6 ज़ा यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 मतलब 2 3 रहेगा, तो 5 4 ज़ा 20 ये 36, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये ए मीन आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। दिस इज आंसर। समझा? तो आपका पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.472 मीटर। मतलब पहला सवाल जो पूछा था उसका आंसर ये आएगा। समझ में आ गया? अभी क्या निकालना है? मेन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब इसको निकाल लेते हैं हम और बाकी का आंसर निकाल। ओ हो, ठीक है, रफ कर दिया, कोई बात नहीं, याद तो है ना हमें, तो चलो कर लेते हैं। देखो पहला क्या निकालना है हमें? डेल्टा A1 निकालना है। इसका फॉर्मूला रहेगा ए मीन माइनस A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू, ए मीन कितना है? ए मीन आ रहा था 5.472 आ रहा था, है ना, ये वाला वैल्यू है, तो
472 माइनस A1 कितना आ रहा है 5.63, ठीक है। और जगह नहीं है ना मेरे पास, एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो हमारे पास ए मेन का वैल्यू कितना आया था 5.472, A1 का वैल्यू है 5.63, A2 का 5.54, A3 है 5.44, A4 है 5.40 और A5 है 5.35। ये सारे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चलो यहाँ डेल्टा A1 निकाल लेते हैं। डेल्टा A1 कितना, यहाँ पर देखो 5.63 है, कुछ नहीं मतलब 00 होगा, और ये कितना 5.472 है। तो यहाँ पर देखो ये 8 आ जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, और 5 में से 4 गए तो 1, 0.158, तो 0.158 आ गया, ये इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरे का निकालते हैं। डेल्टा A2 क्या लिखोगे, A मेन माइनस A2, ये सारे फॉर्मूले आपको पहले पढ़ा दिए हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा A2। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बात तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। वो क्या है, रिकॉर्डिंग अगर छूट गया तो मेरा लेक्चर फिर गया। अच्छा A मेन कितना आया था 5.472 माइनस ये कितना है 5.54 था, है ना A2। तो यहाँ देखो एक है 5.54 और दूसरा है 5.472, कुछ नहीं मतलब 0 होगा ना ऊपर इसका। देखो यहाँ पर होगा 8, यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो होगा 6 और ये होगा 0, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 0.068। ये क्या मॉड में बाहर आएगा तो देखो ये माइनस में आ रहा था, है ना, ये भी क्या आ रहा था 0.068। याद रखो ये माइनस में आने वाला है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया क्योंकि मॉड के बाहर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। हाँ क्या, सो ये आ रहा है डेल्टा A2। अब आगे सब ऐसे ही करूँगा, समझ के चलो। ये आंसर कैसा आने वाला था, ये आंसर आने वाला था मॉड ऑफ माइनस 0.158 आता है ये इसका। फिर मॉड के बाहर जाएगा तो क्या रहेगा, उतना ही आएगा ना डायरेक्ट आंसर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डेल्टा A3 इसका निकालेंगे, A मेन माइनस A3। तो ये आ रहा था 5.472 माइनस कितना है 5.44 आया, है ना। देखो 5.472 बड़ा नंबर है और 5.44 छोटा नंबर है। अब 44 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 होगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, यहाँ होगा 0, यानी कि 0.032, तो 0.032 ये क्या आ रहा है डेल्टा A3, समझा। नेक्स्ट आगे निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा A4 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A मेन माइनस A4, A मेन कितना है 5.472 और ये 5.40 आया, तो 5.472 और 5.40 मतलब बाजू में कुछ नहीं मतलब 0.27 यानी कि 0.072, तो ये आएगा 0.072। ये है डेल्टा A4 आ गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर डेल्टा A5, कैसा निकालोगे, यहाँ पर A मेन माइनस A5 आ गया। A मेन कितना है 5.472 माइनस 5.35 आया, तो 5.472 और 5 कितना 35, कुछ नहीं मतलब बाजू में 0 होगा। देखो 35 है, उसके बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या होगा 0 होगा। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, 0.122, तो ये आ गया 0.122, ये आ गया डेल्टा A5, दिस इज A5, डेल्टा A5, ठीक है। क्लियर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यहाँ निकालते, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या फॉर्मूला रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन कितना 5। A1 कितना आ रहा है 0.158, दूसरा वाला 0.068, उसके बाद 0.032, उसके बाद 0.072 और उसके बाद 0.122 अपॉन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। सॉल्व करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, रुको ज़रा। क्या क्या नंबर आ रहा है, 0.158 आ रहा है, 0.068 आ गया,
0.032 आ गया, 0.072 आ गया, 0.122 आ गया, है ना, 122 आ गया। 8 + 8 यहाँ पर 16, यहाँ 18, 20, 22, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 11 और ये 14 और ये 7, 21 और ये 4, 25 आ गया। तो यहाँ पर 2 + 1 3 और ये कितना 4, और ये क्या आ रहा है 0.452 आ रहा है। तो इसका आ रहा है 0.452, है ना, अपॉन कितना नीचे 5। अभी यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगेगा, और 5 9 ज़ा 45, 45 आया, फिर 0 लगा देंगे, 5 4 ज़ा 20, इतना आ रहा है। ये आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये मिनट में रहना चाहिए यूनिट। तो कितना आंसर आ रहा है भाई साहब इसका आंसर? इसका आ रहा है 0.0904 मीटर, 0.0904 मीटर, बराबर ना। 5 9 ज़ा 45, फिर 0 रहेगा, और 5 4 ज़ा 20, बराबर, ठीक है, ये आ रहा है। समझ गए आप मेरी बात? पक्का? गुड गुड गुड। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर निकालेंगे। ज़रा सोचो, ये डेल्टा ए मीन मतलब क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या है? मीन वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव एरर निकालना है। सो देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, और हम यहाँ से निकाल देते हैं इसको। निकाल के अब आगे सॉल्व करते हैं। अरे बार बार उधर जाके मेरा हाथ रफ कर दे रहा है, पर अब वैसे उस वैल्यूज़ की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना चाहिए उतना मिल चुका है। चलो, हमें अभी फाइनली क्या क्या निकाला? हमने निकाला कि मीन वैल्यू निकाली है, और मीन वैल्यू कितना मीन वैल्यू आ रहा था 5.472 मीटर। उसके बाद हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली है, और इसका आ रहा है 0.0904 मीटर, है ना, ये आ गया 0.0904 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या हमें निकालना है रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन। देखो, अरिथमेटिक मीन को मैं बार बार मीन वैल्यू भी कह रहा हूँ क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी? 0.0904, और इसका वैल्यू है 5.472, ठीक है। ये क्या आ रहा है? रिलेटिव एरर आ रहा है। दिस इज रिलेटिव एरर। अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है, तो क्या करें? देखो, एक काम करते हैं, हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिथम का इस्तेमाल कैसे करें? देखो, एंटी लॉग ऑफ, ये डिवाइड में है तो क्या लगाओगे? लॉग ऑफ 0.0904, और दूसरा वाला क्या? माइनस लॉग ऑफ 5.472, क्या आ रहा है? 5.472। लॉगरिथम कैसे इस्तेमाल करोगे? देखो बताता हूँ। ये आपके पास लॉगरिथम का बुक होगा, है ना, और आपको लॉगरिथम निकालना आता है, राइट। तो लॉगरिथम कैसे निकालते? देखिए, आप क्या करोगे? लॉगरिथम वाले पेज पे जाने का, लॉगरिथम वाले पेज पे जाओगे, और यहाँ रूल क्या था कि देखो, 0 पॉइंट के इधर कितना 0 है, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है, नंबर से पहले कितने 0? इधर एक 0 है और इधर एक 0 है, 2 0, यानी कि ये होगा /2। और किस में देखने का? 90 का 4 में देखने का। अभी तो लॉगरिथम में जाने का, 90 का 4 में, 90 का 4 में कितना आ रहा है? 9562 आ रहा है, तो 9562 आ गया, है ना। 90 का 4 में देखा ना मैंने, बराबर 90 का 4 में 9562 हो गया। अब देखो, इधर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना डिजिट है? 1 है, तो 1 - 1 कितना होगा? 0, तो यहाँ लिख दोगे आप 0 पॉइंट। अब आप देखोगे 54 का 7 में देखोगे, तो लॉगरिथम में 54 का 7 में आ रहा है 7380 आ रहा है, 7380। और फिर मेन डिफरेंस में कितना देखना है? मेन डिफरेंस आ रहा है 2, ये क्या 2 है, तो मेन डिफरेंस 2 में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 देखा, दोनों को ऐड किया 7382 आ गया, तो यहाँ लगाएंगे हम 7382 हो गया। अब देखो यहाँ क्या है? माइनस है,
माइनस है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल, 2 में से 2 गया 0, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ देखो ऊपर है -2 और ये -0 मतलब -2 यानी कि बार 2, ये माइनस ऊपर आएगा तो बार 2 हो गया है ना। अब ये हो गई 21 का 8 में देखना है तो पन्ना पलटोगे यानी कि पेज को आपको पलटना है, और उसके बाजू वाले पेज में क्या दिखेगा, एंटी लॉग दिखेगा, और एंटी लॉग में क्या है 21 का 8 में जाके देखना है। सो 21 वेर इज 21, या आई गॉट इट, 21 का 8 में 21 का 8 में 21 का 8 में 1652 आ रहा है, तो क्या लिखोगे 1652 आ गया। ये कौन आ रहा है, रिलेटिव एरर है, दिस इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना आ रहा है 1652। हमारा काम क्या है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है, पुट कर लिया। अब ये वाले पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना नंबर है, -2 है, तो 10 का पावर -2 लगा लिया। क्लियर है। देखो ये 1652 आ रहा है ना, ठीक है ले लिया। अभी देखो लास्ट का नंबर कितना है, 2 है, इसको हटा दो, इसको हटा दिया तो ऐसे रहेगा, तो कितना रहेगा ये 1.65 रहेगा, 10⁻²। लेकिन अब हमने क्या कहा था 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो इसको हटाकर इसको 7 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.7 10⁻²। लेकिन देखो ये -2 वाले पावर को हटाना है, 1.7 है ना, तो 10 कितना है -2 है, कुछ नहीं मतलब इधर 0 0 रहेंगे। अब -2 वाले पावर को हटाना है मतलब एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया 10⁻+1 पावर आ गया, एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया 10⁻+2 पावर आ गया, +2 पावर -2 पावर दोनों चले गए, तो इधर क्या रहेगा 0.017 आया। तो रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, रिलेटिव एरर आ रहा है, रिलेटिव एरर 0.017 आ रहा है। क्लियर है, दिस इज द रिलेटिव एरर। आई होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे है ना। तो फाइनली हमें ये समझ गया है कि रिलेटिव एरर इतना आ रहा है। अब ज़रा मुझे बताओ कि रिलेटिव एरर जो आपको आया इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो इसको निकाल देता हूँ। चलो अभी आपका आंसर क्या आया था, रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, रिलेटिव एरर जो आ रहा है वो 0.017 आया, यही आया ना। अब लास्ट यानी कि इसका आंसर आ रहा है 0.017, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, मतलब ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इसका फॉर्मूला क्या था, ये जो रिलेटिव एरर है इंटू 100 करने का, ये है ना, रिलेटिव एरर इंटू 100 करेंगे तो आएगा। तो यानी कि डेल्टा ए मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन इंटू क्या करेंगे 100, तो परसेंटेज। इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा है इतना, तो 0.017 इंटू बाजू में क्या है 100। देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाओगे, 1 2 यानी कि 1.7 परसेंटेज आ गया। और ये क्या है, ये परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इतना आ रहा है, समझा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1.7 परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह आपको निकालना होता है। आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है और उसको सॉल्व करके आपको बताया कि कैसा आता है करके, राइट। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको अच्छे से समझेगा। लॉगरिथम निकालना सीख जाओ और ये सीख गए तो ये अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड जय हिंद।